हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। आज की वीडियो में हम चैप्टर सॉल्यूशंस जो है उसके पार्ट 5 में देखेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म जो 2 बच गए थे। उससे पहले पार्ट 4 में हमने 2 अणुसंख्यक गुणधर्म देखे थे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। दोनों के बारे में हमने डिटेल से उसमें स्टडी किया है। आशा करता हूँ कि आपने उसे समझा होगा। और आज बाकी के जो 2 अणुसंख्यक गुणधर्म बच गए हैं उन्हें शुरू करते हैं। तो तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म हिमांक में अवनमन और चौथा जो है वो परासरण दाब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आखिर ये हिमांक जो है वो होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव की द्रव व ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब क्या हो जाता है, समान हो जाता है, उस ताप को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ओके। उसके बाद में हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन से पहले हम एक बात ये देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही विलायक का वाष्प दाब कम होता है, विलयन जो है वो कम ताप पर जमना शुरू हो जाता है। और यह हिमांक में जो कमी होती है उसे ही क्या कहा जाता है, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। यानी कि विलयन का जो हिमांक होता है वह पहले की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कमी के कारण ही इसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। उसके बाद में जैसा कि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है वो देख सकते हैं कि यदि हम कह रहे हैं कि शुद्ध विलायक का हिमांक अपन ने मान लिया TF0 और विलयन का हिमांक मान लिया अपन ने TF, तो हिमांक में जो कमी हुई है वो कैसे बता सकते हैं, डेल्टा TF बराबर हो जाएगा TF0 यानी कि शुद्ध विलायक का जो हिमांक था वो, और TF यानी कि विलयन का हिमांक। इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। और यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा TF जो होती है वह मोललता की क्या होती है, समानुपाती होती है। और डेल्टा TF बराबर हम लिख सकते हैं KF M, यानी कि जो हमने स्थिरांक लिया है, समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए स्थिरांक लिया है, वो स्थिरांक कौन सा हो गया, KF हो गया। और ये जो KF है उसे हम क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। और यहाँ पर यदि हम इस K की यूनिट कहें तो जैसा कि पीछे हमने क्वथनांक में उन्नयन में कहा था, ठीक ऐसी की यहाँ यूनिट हो जाएगी KF की केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, सेम यूनिट हो जाएगी जो वहाँ क्वथनांक में उन्नयन के दौरान हमने डिस्कस की थी। ओके। उसके बाद में जैसा कि हमने यहाँ पर कहा कि डेल्टा TF जो है उसमें रिलेशन हमने बताया था KF M। ओके। और यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि मोललता बराबर होती है विलेय के मोल बटा विलायक का भार केजी में। तो यहाँ पर मोललता जो है उसका फॉर्मूला यहाँ हम बता सकते हैं। तो डेल्टा TF बराबर हो गया KF M, और M का फॉर्मूला यहाँ हमने बता रखा है। WB यहाँ पर विलेय के मोल को शो करता है, सॉरी विलेय के भार को शो करता है। और MB जो है वो विलेय के मोलर द्रव्यमान को शो करता है, और WA जो है वो विलायक के भार को शो करता है। तो यहाँ M की वैल्यू जो है वो हम इसमें पुटअप करते हैं। तो पुटअप करने के बाद में अपने पास ये जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरीके से तैयार हो जाता है कि डेल्टा TF बराबर KF मोलल अवनमन स्थिरांक है, WB विलेय का भार है, MB विलेय का अणुभार है, और WA जो है वो क्या है, विलायक का भार है। तो यहाँ पर हमने इसे ग्राम में लिया है इसलिए ऊपर हमने 1000 लिख दिया है। ओके। तो इस तरीके से हम इसमें संबंध जो है वो बता सकते हैं। यहाँ पर हम
एम बी जो है उसकी वैल्यू भी इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि एम बी बराबर अपना फॉर्मूला क्या होगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन आ जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो इस तरीके से एम बी जो है वो भी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वथनांक में उन्नयन के समान ही हिमांक में अवनमन जो है उसको भी फॉर्मूले सहित समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद में इसका जो ग्राफ है उस ग्राफ को हम समझते हैं। तो ग्राफ को समझने के लिए यहाँ मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। इधर अपन ने ले लिया वाष्प दाब, ओके, और इधर हमने ले लिया ताप। तो यहाँ पर जब हम विलायक शुद्ध अवस्था में ले रहे हैं तो उसका वाष्प दाब और ताप के बीच में जो वक्र आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, यहाँ पर ये वाला वक्र जो है वो किसके लिए आ गया, शुद्ध विलायक जो है उसके लिए आ जाता है। ओके, यहाँ वाला जो बिंदु है वो हिमांक को दर्शाएगा, यानी कि यहाँ पर इसकी द्रव और ठोस अवस्थाएं जो है, ये द्रव अवस्था और ये क्या है, ठोस अवस्था। इस पर वाष्प दाब इनका क्या हो जाता है, समान। तो ये जो है वो इसका क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है, जिससे हम कह सकते हैं टी एफ नॉट से। ओके, और यहाँ ये इसका वाष्प दाब हो गया, एक एटीएम अपन कह सकते हैं। जैसे मान लो वाष्प दाब को मैं पी से शो कर रहा हूँ। ओके, अब जैसे ही इसमें हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो मिलाने पर ये जो विलयन बनता है इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से शो होता है। ये वाला किसके लिए हो गया, विलयन के लिए। तो यहाँ पर तापमान जो है वो पहले की तुलना में क्या हो गया, कम हो गया, कम यानी कि टी एफ। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी थी, टी एफ नॉट थी, और ये कितनी हो गई, यानी कि ये वाली वैल्यू टी एफ हो गई। तो यहाँ पर जो कमी आई है उस कमी को हम शो करते हैं डेल्टा टी एफ से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी एफ जो है, डेल्टा टी एफ जो है वो हो गया टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो इस तरीके से हिमांक में अवनमन जो है उसको हम शो कर सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू। ओके, अब इसे हम इस ग्राफ के अंदर वापस देखिए, यहाँ पर वापस वाष्प दाब है और इधर क्या है, ताप है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आ रखा है ये शुद्ध विलायक के लिए है, और यहाँ पर ये जो ताप है ये इसका क्या है, विलायक का हिमांक है। ओके, और जैसे ही हम इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो विलयन जो बनता है उसका वक्र कुछ इस प्रकार से आता है, और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो विलयन का हिमांक शो करता है। तो पहले हिमांक ये था और अब हिमांक ये हो गया, यानी कि हिमांक में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये जो हिमांक में कमी है वो डेल्टा टी एफ से शो की जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है। तो इस तरीके से इस ग्राफ को हम आराम से समझ सकते हैं। आगे है चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म, परासरण। परासरण की यदि हम बात करें तो परासरण जो है वो वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण जो होते हैं वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो परासरण में ध्यान रखने की बात है कि विलायक के अणु जो होते हैं वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं। यहाँ परासरण से ही एक और है परिभाषा, विसरण। विसरण जो है वो मोस्टली गैसों का मुख्य गुण होता है। विसरण में क्या होता है कि विलायक के जो कण होते हैं, यानी कि जो गैस के कण होते हैं, वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, जबकि परासरण में क्या होता है, कम सांद्रता से
अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, कम सांद्रता से अधिक की ओर। ओके, और विसरण के अंदर अधिक से कम की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम हमने शो कर रखा है। यहाँ विलायक अणु हैं और यहाँ पर भी विलायक अणु हैं। यहाँ ये पूरा विलयन है जिसमें विलायक और विलेय हैं और इसमें केवल और केवल विलायक हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं विलायक के कणों की सांद्रता कम है और यहाँ पर विलायक के कणों की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर यह कम से ज़्यादा की ओर जाना शुरू हो जाते हैं और अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो यह जो गुण है वही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो इस चित्र के द्वारा हम परासरण को शो कर सकते हैं। परासरण जो है उसी से मिलता जुलता है या उसी पर आधारित है परासरण दाब। तो परासरण दाब से तात्पर्य है कि विलयन पर लगाया गया वह अतिरिक्त दाब जो परासरण की प्रक्रिया को क्या करता है, रोकने में सहायक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब जो है उसको मोस्टली किससे दर्शाया जाता है, फाई से दर्शाया जाता है। तो यहाँ देखिए डायग्राम के अंदर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये विलायक है और यहाँ पर ये क्या है, विलयन है। यहाँ विलायक की सांद्रता ज़्यादा है और यहाँ विलयन में विलायक की सांद्रता क्या है, कम है। तो यहाँ पर इधर ये अणु जा रहे हैं परासरण की प्रक्रिया के थ्रू, लेकिन जैसे ही इन पर दाब लगा दिया जाता है तो दाब लगाने पर यह दाब जो है वो क्या हो जाता है, परासरण दाब हो जाता है। तो ये जो परासरण दाब है, ये परासरण दाब जो है वो परासरण की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इधर से इधर और इधर से इधर अणुओं का जो आना जाना है वो क्या होता है, रुक जाता है। यानी कि परासरण की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है, रुक जाती है। ओके, उसके बाद में देखिए परासरण के नियम। परासरण के कुछ नियम हैं, मोस्टली 2 नियम जो है वो हैं। पहला है वांट हाफ बॉयल नियम। वांट हाफ बॉयल नियम क्या कहता है कि विलयन का जो परासरण दाब होता है यानी कि फाई जो होता है वह उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि फाई व्युत्क्रमानुपाती है किसके, वी के। और जो दूसरा नियम है वो है वांट हाफ दाब ताप नियम। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि परासरण दाब जो होता है वह परम ताप यानी कि टी के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही 2 नियम है परासरण दाब के। ओके, अब देखिए इन दोनों नियमों की सहायता से हम देखते हैं कि पहला नियम जो था वो था फाई समानुपाती 1/v और जो दूसरा नियम था फाई समानुपाती टी। इन दोनों को हम ले लेते हैं। दोनों नियम को मिलाने पर दोनों नियम को जब मिलाते हैं तो फाई समानुपाती हो जाता है T/v। समानुपाती चिन्ह जब हटाएंगे तो आ जाता है फाई बराबर S/T/v। यहाँ जो S है, ये S जो है वो एक प्रकार का क्या है, स्थिरांक है। ओके, यहाँ इसको पक्षांतरण के थ्रू हम लिख सकते हैं फाई P/v बराबर S/T। तो यहाँ पर ये तो परासरण दाब हो गया, फाई V आयतन हो गया, S जो है वो स्थिरांक हो गया और T जो है वो परमताप हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि S स्थिरांक जो है उस आधार पर इसका मान जो है वो R गैस स्थिरांक जो है उसके क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ S की जगह हम रख सकते हैं पाई P बराबर S की जगह हम रख सकते हैं nRT। तो इस तरीके से हम परासरण दाब जो है उनके दोनों नियमों को लेकर एक नया सूत्र जो है वो परासरण दाब का बना सकते हैं, जो इस प्रकार से सामने है पाई V बराबर nRT। ओके, अब देखिए उसी सूत्र से हम परासरण दाब और विलेय जो है उसके अणुभार में संबंध जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला अभी पीछे ड्रॉ किया था
पाई पी बराबर होता है NRT। तो यहाँ पर इस V को हम यहाँ नीचे ले आते हैं तो अपना फॉर्मूला बनता है पाई बराबर N/V/RT, जहाँ N जो है वो मोल है। ओके, तो यहाँ मोल बराबर, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार। तो यहाँ पर यह जो N है, N की जगह है हम रख देते हैं WB/MB। तो पाई बराबर हो जाएगा आपके, N की जगह है आपके WB/MB और इंटू RT, और ये जो नीचे V है वो इस तरीके से बता सकते हैं। और ये फॉर्मूला जो है वो परासरण दाब का अपने पास आ जाता है। तो यहाँ पर परासरण दाब और अणुभार में अपन इस फॉर्मूले के थ्रू संबंध जो है वो बता सकते हैं। यहाँ अणुभार जो है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। अणुभार ज्ञात करने के लिए अपना फॉर्मूला बन जाएगा MB बराबर WB/RT अपॉन पाई V। ओके, तो यहाँ इस तरीके से अणुभार भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि WB/MB पाई, ये सारी वैल्यू जो है हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस तरीके से परासरण दाब और अणुभार में हम ये जो संबंध है बता सकते हैं कि परासरण दाब और अणुभार में क्या रिलेशन है। ओके, आगे कुछ विलयन के प्रकार हम देखते हैं। समपरासरी। समपरासरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दो विलयन हैं और उन दोनों के परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे हम, समपरासरी। दूसरा अतिपरासरी। अतिपरासरी में हम कह सकते हैं कि अपने पास दो विलयन है और दो विलयन जो है उसमें एक विलयन जो है उसका परासरण दाब क्या होता है, अधिक हो जाता है, और उसे हम क्या कह देते हैं, अतिपरासरी। और अल्पपरासरी में क्या है कि दो अलग अलग परासरण दाब वाले विलयन हैं अपने पास, जिनमें से एक का परासरण दाब क्या है, कम है, और ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, अल्पपरासरी कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं। सम यानी कि परासरण दाब समान होगा, अतिपरासरी मतलब परासरण दाब जो है वो एक का ज़्यादा होगा, और अल्पपरासरी मतलब एक का परासरण दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, अब प्रतिलोम परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रतिलोम परासरण को यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है तो परासरण की दिशा क्या होती है, बदल जाती है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण। मोस्टली परासरण में क्या होता है कि जो कण होते हैं वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, लेकिन यदि परासरण दाब से अधिक दाब हमने लगा दिया तो परासरण विपरीत दिशा में होने लगता है, मतलब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो ये प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण कहलाती है। और प्रतिलोम परासरण का एक मुख्य उपयोग जो है वो क्या है, समुद्री जल का विलवणीकरण किया जाता है। वो किस प्रकार से किया जाता है, इस डायग्राम में हम देखते हैं। यहाँ देखिए ये लवणीय जल है, ओके, और यहाँ पर क्या है, शुद्ध जल है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी मात्रा क्या रहती है, कम रहती है, और यहाँ इसकी मात्रा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो यहाँ जैसे ही हम दाब अतिरिक्त लगा रहे हैं तो परासरण दाब से अधिक दाब हो जाता है। तो लवणीय जल जो होता है उसमें लवण यहाँ रहकर शुद्ध जल जो है वो इधर आना शुरू हो जाता है, और वो जल जो है वो शुद्ध अवस्था में हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर प्रतिलोम परासरण जो है वो प्रयुक्त की जाती है। ओके, फिर एक मुख्य गुणधर्म है असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान का तात्पर्य है कि ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान से या तो कम प्राप्त होंगे या फिर अधिक प्राप्त होंगे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। और मोस्टली हम जानते हैं यदि किसी विलेय पदार्थ को जब हम घोलते हैं तो वो या तो संगुणित होता है यानी कि जुड़ जाते हैं, या फिर क्या होते हैं, वियोजित होते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ पर संगुणन होता है तो कणों की संख्या
कम हो जाती है, और वियोजन होता है तो कणों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य द्रव्यमान की तुलना में कम या अधिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ओके और यहाँ पर संगुणन और वियोजन से तात्पर्य हम बता सकते हैं। संगुणन से तात्पर्य है कि कणों का जुड़ना, और वियोजन से तात्पर्य है कि कणों का टूटना। ओके अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अपने पास NaCl है, CaCl2 है, K4FeCN6 है। यदि इनको हम जब जल में घोलते हैं, जल में घोलने से तात्पर्य है कि इनको हम आयनित करवा रहे हैं, तो देखिए किस प्रकार से यह अपने आयनों में जो है वो टूटते हैं। देखिए इधर, जैसे हम NaCl को वियोजित करते हैं तो NaCl जो है वो वियोजित होता है एक तो Na+ आयन में और एक Cl- आयन में। CaCl2 को वियोजित करते हैं तो एक Ca+2 और 2 बनते हैं Cl-। और K4FeCN6 को देखते हैं तो 4 तो K+ हो गए और 1 हो गया FeCN6। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि NaCl में एक कण था, इसके वियोजन से 2 बन गए। CaCl2 एक कण था, इसका वियोजन हुआ तो एक तो Ca का हो गया और 2 Cl, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। और K4FeCN6 एक मोल था, इसका जब वियोजन हुआ तो 4 तो K हो गए और एक FeCN6 का होल 4 हो गया। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वियोजन हुआ है और वियोजन से आयनों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि कणों की संख्या जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पर एक नोट जो है वो देखते हैं हम। एसिटिक अम्ल यानी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उन्हें यदि हम बेंजीन में संगुणित करते हैं या मिलाते हैं तो ये क्या होते हैं, 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं और ये हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्विलक बनाते हैं, और इस कारण इनमें कणों की संख्या क्या होती है, घट जाती है। जैसे मान लिया यह एक एसिटिक अम्ल का अणु है और एक एसिटिक अम्ल का अणु ये है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं एक एसिटिक अम्ल जो है उसका अणु जो है वो ये हो गया और दूसरा एसिटिक अम्ल जो है उसका अणु ये हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अणु कितने हैं, 2 हैं, यानी कि कण कितने हैं, 2 हैं। लेकिन यह क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्विलक बना लेते हैं। मतलब अब ये पूरा का पूरा जो है वो क्या हो गया, एक अणु बन गया। तो यहाँ पर जब इनके अणुभार देखे जाते हैं तो अणुभार उसके वास्तविक अणुभार से क्या हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एक साथ 2 अणु जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनके अणुभार अपने वास्तविक अणुभार से दुगुने होते हैं। क्यों होते हैं, तो वहाँ याद रखने की बात कि यह जो है वो संगुणित होकर द्विलक बना लेते हैं, इसी कारण इनके जो अणुभार होते हैं वो दुगुने प्राप्त होते हैं। ओके तो इस तरीके से हम आयनों की संख्या के आधार पर बता सकते हैं। आगे है वांटाफ गुणांक। यहाँ असामान्य मोलर द्रव्यमान जो है उसे दर्शाने के लिए एक वांटाफ द्वारा गुणांक दिया गया था। इसे हम मोस्टली I से शो करते हैं। तो वांटाफ गुणांक जो है उसका मतलब जो है वो क्या होता है कि विलेय के प्रेक्षित मोल जो होते हैं वो और सैद्धांतिक मोल जो होते हैं उनका जो अनुपात है उसे ही हम क्या कहते हैं, वांटाफ गुणांक। यानी कि वांटाफ गुणांक बराबर हो गया विलेय के प्रेक्षित मोल मतलब प्रयोगों के द्वारा निकाले हुए, सैद्धांतिक मोल मतलब सैद्धांतिक तौर पर जो होते हैं। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ बता सकते हैं कि वांटाफ गुणांक बराबर प्रेक्षित अणुसंख्य गुण अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म। तो इस तरीके से वांटाफ गुणांक हम बता सकते हैं कि प्रेक्षित और सैद्धांतिक जो मान आते हैं उनका अनुपात क्या कहलाता है, वांटाफ गुणांक कहलाता है। ओके अब यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया अणुसंख्य गुण वाला, अब देखिए यदि वांटाफ गुणांक का मान 1 होता है तो संगुणन और वियोजन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि इसका मान 1 से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, वियोजित होगी, मतलब कणों की संख्या बढ़ जाती है। और यदि वांटाफ गुणांक का मान 1 से कम होता है तो क्या होता है, संगुणन होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संगुणन और वियोजन जो है वो वांटाफ गुणांक के आधार पर बता सकते हैं। I का मान जो है वो बराबर कब होगा, जब प्रेक्षित और अणुसंख्य गुणधर्म यानी कि I का मान जो है वो 1 कब होगा, जब प्रेक्षित और सैद्धांतिक गुणधर्म दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। I का मान 1
से ज़्यादा होगा। कब होगा? जब सैद्धांतिक मान कम होगा और प्रेक्षित मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो वहाँ कौन सी कंडीशन होगी? वियोजन की होगी। और यदि I का मान 1 से कम है, इसका मतलब अणुसंख्य गुणधर्म सैद्धांतिक जो है वो तो ज़्यादा है और प्रेक्षित क्या है? कम है। तो वहाँ पर स्थिति कौन सी हो जाएगी? संगुणन की हो जाती है। तो यहाँ पर ये नोट जो है वो विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में यहाँ एक टर्म्स और याद रखेंगे कि अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं वह अणुभार के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बाकी में हमने देखा था कि ऊपर प्रेक्षित गुणधर्म आ रहे थे और नीचे कौन से आ रहे थे? सैद्धांतिक आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये अणुभार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए यहाँ पर यह फॉर्मूला पलट जाता है, मतलब सैद्धांतिक वैल्यू ऊपर आती है और प्रेक्षित वैल्यू नीचे आ जाती है। इसे भी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है उसके लिए हम यदि वांटाव गुणांक का मान देखना चाहें तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है उसका फॉर्मूला है। यहाँ हम इसे I से गुणा कर देते हैं। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर होता है KBM। तो यहाँ वांटाव गुणांक I से गुणा हो गया, तो ये उसके लिए वांटाव गुणांक हो गया। ठीक इसी तरीके से इसके लिए और ठीक इसी तरीके से परासरण के लिए। परासरण बाई बराबर CRT, C जो है N/V की जगह लिखा गया है। तो यहाँ भी I से गुणा किया तो यहाँ परासरण दाब जो है वो यहाँ बता दिया जाता है। ओके, अब देखिए वांटाव गुणांक और संगुणन की मात्रा में जो है वो क्या संबंध होता है। मान लिया हम कहते हैं कि अपने पास विलेय की N मात्रा है। विलेय की जो है वो अपने पास कितनी मात्रा है? N मात्रा है। और ये जो N मात्रा है ये संगुणित होकर A अणु बना रही है। अपने पास N A अणु थे और ये जुड़ गए और जुड़कर कितने बना लिए? A अणु बना लिए। अब हम कह रहे हैं कि प्रारंभिक मोल जो है वो इनके कितने थे? 1 थे और इनके कितने हो गए? 0 हो गए। साम्य अवस्था पर इसकी अल्फा मात्रा जो है वो वियोजित हो गई, तो पीछे कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। और यहाँ पर ये कितने बन गए? अल्फा बटा N। ओके, अब देखिए यहाँ पर विलेय के सैद्धांतिक मोल हमने शुरू में माने थे 1 मोल। प्रेक्षित मोल, प्रेक्षित मोल के लिए हम क्या करते हैं? 1 मोल जो थे वो, यानी कि आयनन से जो मोल बने हैं 1 माइनस अल्फा प्लस A के मोल कितने हुए? A बटा N। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये जो आता है वो क्या आता है? प्रेक्षित मोल आता है। ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों को जोड़ लिया जाता है तो ये हो जाती है प्रेक्षित मोल। ओके, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, यानी कि ये वाली वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर I की वैल्यू जो है वो हम बता सकते हैं। I की वैल्यू जो है उससे पहले हम एक बात और देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने संगुणन की मात्रा में संबंध को यहाँ बताया था, ये और ये वैल्यू, ये हम आगे देखते हैं। देखिए इधर ये हो गए विलेय के सैद्धांतिक मोल 1 और प्रेक्षित मोल हो गए इतने। तो यहाँ वांटाव गुणांक बराबर होता है प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल। तो इन दोनों मोल का जो अनुपात है वो यहाँ हम देखते हैं। सैद्धांतिक मोल अपने पास 1 है और प्रेक्षित मोल ये है। तो यहाँ इन दोनों की वैल्यू हमने रख दी। इन्हें जब हम सोल्व करते हैं, यानी कि इसको उधर ले जाते हैं, तो I हो गया बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन N। ओके, अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने पर यह N जो है वो इधर आ जाता है, यानी कि LN। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं IN बराबर हो गया N माइनस N अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं और सोल्व करने के बाद में अपने पास जो मान आता है वो कितना होता है? अल्फ़ा इक्वल N
i-1 अपॉन 1 माइनस n। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो अल्फ़ा और i में संबंध जो है वो बता सकते हैं। अल्फ़ा बराबर n i-1 अपॉन 1 माइनस n। तो यहाँ पर ये जो है वो संगुणन की मात्रा अल्फ़ा और 1/2 गुणांक i में संबंध जो है वो हम बता सकते हैं। ओके, उसके बाद में चलते हैं हम 1/2 गुणांक और वियोजन की मात्रा में संबंध। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपने पास a मोल जो है वो घुले हुए हैं और ये आयनित होकर कितने कण देते हैं, n। वियोजन है तो ये टूटेंगे। तो यहाँ a कण थे और ये कितने में बदल गए, n b में बदल गए। शुरुआत में अपन कह रहे हैं इसके 1 मोल हैं और इसके कितने हैं, 0 मोल हैं। तो साम्य अवस्था पर इसकी अल्फ़ा मात्रा वियोजित हो गई तो कितने बचे, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये कितने हो गए, n अल्फ़ा। ओके, अब देखिए यहाँ पर वही सैद्धांतिक मोल वापस कितने हैं, 1, और प्रेक्षित मोल, इन मोलों को अपन ने क्या कर लिया, जोड़ लिया, यानी कि ये आ गए। और वापस वही 1/2 गुणांक बराबर होता है प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल, ये वाला फॉर्मूला। और यहाँ पर हमने प्रेक्षित मोल 1 और सैद्धांतिक मोल ये, इन दोनों के मान जो है वो प्रेक्षित मोल और सैद्धांतिक मोल दोनों के मान यहाँ हमने इसे रखे। और जब इसको सोल्व किया तो अल्फ़ा इक्वल आ गया i-1 अपॉन n-1। तो इस तरीके से अल्फ़ा और i में रिलेशन जो है वो हम बता सकते हैं, यानी कि प्रेक्षित मोल और सैद्धांतिक मोल में हम रिलेशन के आधार पर यहाँ वियोजन की मात्रा अल्फ़ा और i में रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने अणुसंख्य गुणधर्म जो थे, यानी कि हिमांक में अवनमन और परासरण दाब जो था, उसके बारे में डिटेल से स्टडी किया। और इसके अलावा हमने 1/2 गुणांक जो था उसके बारे में भी देखा, असामान्य मोलर द्रव्यमान जो था उसके बारे में भी देखा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हमने अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में देखी। ओके, यहाँ अपना जो सॉल्यूशन चैप्टर जो है इसके पार्ट 5th जो है वो कंप्लीट होता है और चैप्टर सॉल्यूशंस जो है वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।